Hello student, this is Preeti and you are watching Let's Snap Exams। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इस सभ्यता के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे और हम इसमें इमेजेस के साथ आपको दिखाएंगे उस समय की चीज़ों को। तो इसे अंत तक देखें और इसके वीडियो के अंत में हमने क्वेश्चंस को भी रखा है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, आप उन्हें सॉल्व करें और अपनी तैयारी को अच्छी बनाएं, अपने एग्ज़ाम्स को स्नैप करें। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता से। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है क्योंकि इस सभ्यता की खोज से पहले जो पूर्व मौर्य काल है उससे पहले का जो पुरातात्विक सामग्री है उसके विषय में अत्यंत अल्प ही जानकारी उपलब्ध थी। उससे पहले कोई जानकारी हमारे इतिहास के बारे में हमें नहीं पता थी। यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया आदि की सभ्यताओं के समान विकसित एवं प्राचीन थी तथा कुछ क्षेत्रों में उनसे भी अधिक विशिष्ट थी। तो यह सभ्यता एक प्राचीन और विकसित सभ्यता थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले ज़्यादातर या इसके साथ ही जो भी सभ्यताएं थीं वो ग्रामीण सभ्यताएं थीं, लेकिन ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय किस किस को जाता है। अब से 80 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के विषय में लेस मात्र ही ज्ञान था, उससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था। लेकिन 1921 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी की जो घाटी है उसके आसपास सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। जो अवशेष मिले थे वह भूभाग के टीलों के रूप में मिले थे। वहाँ टीले बने हुए थे और जब उन्हें की खुदाई की गई तब पता चला कि यहाँ पहले कोई सभ्यता थी। तो 1921 में राय बहादुर शाह ने हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया। तो आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में हड़प्पा नामक स्थान की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर शाहनी ने 1921 में की थी। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो जो टीले के रूप में जो जगह की खोज की उन्होंने तो उसे मृतकों का टीला कहा गया, तो उसी का नाम मोहनजोदड़ो है या मोहनजोदाड़ो है। अब जब इस सभ्यता के अवशेष सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी की घाटी से गंगा यमुना के दोआब और नर्मदा नदी तापी के मुहानों तक मिले, तो इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखना उचित नहीं हुआ, तो इसे फिर हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। किंतु फिर भी इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता दोनों ही नाम से जाना जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह सिंधु घाटी के किनारे इधर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा ये सभ्यता इस तरह से फैली हुई थी और यह गंगा के मैदान तक भी फैली हुई थी। आगे के मैप में हम देखते हैं कहाँ कहाँ तक सिंधु सभ्यता का विस्तार था। सिंधु सभ्यता के विस्तार में उल्लेखनीय बात, जैसा कि फेयर सर्विस का भी विस्तार है, कि सिंधु सभ्यता के निवासी मुख्यतः ऐसे स्थानों को चुनते थे। ये सभ्यता ज़्यादातर ऐसी जगहों पर थी जहाँ की जलवायु गेहूँ उपजाने के लिए उपयुक्त हो और इन लोगों के पास समुद्र तट का 1300 किलोमीटर भाग था, जिससे यह समुद्री व्यापार भी करते थे, कृषि भी करते थे। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था। पाकिस्तान का ज़्यादातर एरिया जो कि पहले भारत में था वह सिंधु सभ्यता का, इसमें डावरकोट, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीगंगा और यहाँ देख सकते हैं चन्होदड़ो, कोटदीजी, देशलपुर, आलमगीर, गंगा के मैदान तक था ये, और इधर तापी और जो नर्मदा नदी है वहाँ तक भी, मुहाने तक था इसकी जो विस्तार। आगे हम इसे अच्छे से देखते हैं। तो पाकिस्तान में इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, तो वो है सबसे पहले बलूचिस्तान में सुदगैंडोर और सोतकाको और डावरकोट 3 जगह को माना गया है। तो अब बात करें कि सुदगैंडोर की खोज किसने की, तो 1927 में इसकी खोज स्टाइन ने की थी और सुतकाको जो है इसकी खोज की थी डेल्स ने 1926 में। डावरकोट
यह उत्तरी बलूचिस्तान की पहाड़ियों में स्थित है। आगे हम देखते हैं पंजाब पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदाड़ो के अतिरिक्त निम्न स्थान पर सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं सिंध में? कोट दीजी, यह मोहनजोदाड़ो से पूर्व में लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसीलिए इसे कोट दीजी सभ्यता भी कहा जाता है। तो दूसरा है अली मुरीद और तीसरा है इसका सिंध का चन्हू दड़ो। तो NG मजूमदार ने इस स्थान की खोज की थी 1931 में, आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं हम भारत में सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थान हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल। रोपड़ में उत्खनन का कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। आपसे पूछा जाए कि रोपड़ की खुदाई किसने करवाई, तो ये है यज्ञदत्त शर्मा ने। और बाड़ा रोपड़ के समीप ही है और संथोल लुधियाना जिले में स्थित है। यहाँ मनकेर चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। तो हरियाणा में इसका स्थान है बनावली एवं मीठाथल। राजस्थान में इसकी बात करें तो राजस्थान में कालीबंगा नामक पर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। सरस्वती नदी आजकल विलीन हो गई है, सरस्वती नदी का अस्तित्व अब नहीं है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर कौशाम्बी के निकट इसके अवशेष पाए गए हैं। गुजरात में धौलीवीरा, रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा, रोजादी और मालवण सिंधु सभ्यता के अवशेष वहाँ से हमें मिले हैं। तो लोथल अहमदाबाद से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ हुए उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहाँ पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो लोथल में बंदरगाह था। उस समय जहाज़ों के रुकने के लिए विशाल डॉकयार्ड बने हुए थे। धौलीवीरा की बात करें तो यह कच्छ जिले में खाड़े नामक द्वीप पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो धौलीवीरा और लोथल दोनों ही सिंधु सभ्यता काल के बंदरगाह थे, यानी पोर्ट थे, जो समुद्री पत्तन होते हैं वो थे उस समय के ही। पिगट के अनुसार इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत इस विशाल प्रदेश की व्यवस्था व प्रशासन 2 राजधानियों उत्तर में हड़प्पा और दक्षिण में मोहनजोदाड़ो से होता था। तो मोहनजोदाड़ो के इतिहास को जानने के स्रोत की बात करें तो मोहनजोदाड़ो के जो इतिहास के स्रोत हैं उनके स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। उनकी जो लिपि थी उन्हें पढ़ा नहीं गया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये उनकी लिपि है और इसे अभी तक किसी के द्वारा भी पढ़ा नहीं गया है। तो इसके सोर्स के बारे में हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इनकी जो वहाँ से हमें इनके मकान मिले हैं और खुदाई में इनके बर्तन, इस तरह की जो चीज़ें मिली हुई हैं उससे हमने पता लगाया है कि ये कितने साल पुरानी थी और इससे इन्हीं जो सोर्स से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का उद्भव, ओरिजिन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो इसमें सिंधु सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था, कैसे इसका ओरिजिन हुआ था, तो हम पता करते हैं। सिंधु सभ्यता के निर्माता भारतीय अर्थात स्थानीय ही थे अथवा विदेशी या निर्धारित करना भी एक दुर्लभ कार्य है। सिंधु घाटी में प्राप्त कंकालों से आर्य, आग्नेय, भूमध्य सागरीय, द्रविड़, किरात किसी का भी यहाँ बसना प्रमाणित हो सकता है। तो यहाँ जो सिंधु सभ्यता के उद्भव के आधार पर इन्हें बताया गया है कि यह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसकी देन है। तो भारत की जो सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता, कुछ लोगों का मानना है कि ये सभ्यता मेसोपोटामिया के लोग यहाँ पर आए और यह उन्हीं की संस्कृति की देन है, उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया, यह संस्कृति उन्हीं के द्वारा दी गई है। तो ऐसा मानने वाले सिर्फ 2 ही विद्वान हैं, गार्डनर और व्हीलर। ज़्यादातर इन्हें नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं बलूची संस्कृति की देन। तो ये बलूची संस्कृति के प्रतिपादक कौन से कहते हैं कि ये बलूची संस्कृति की देन है, तो वो है फेयर सर्विस। भारतीय संस्कृति की देन श्री अमलानंद घोष कहते हैं कि यह अधिक तर्कसंगत है कि विदेशियों से नहीं वरन भारतीयों ने ही, जिनका मस्तिष्क अधिक ग्रहणशील था, सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। तो भारतीय संस्कृति मानते हैं, भारतीय संस्कृति की ही देन है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसे मानते हैं अमलानंद घोष। आर्य संस्कृति की देन कुछ इतिहासकारों जैसे लक्ष्मण स्वरूप, पुसलाकर और रामचंद्रन प्रमुख हैं जो कि इसे आर्य संस्कृति की देन मानते हैं। इनका विचार है कि सिंधु सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी तथा आर्य ही इस सभ्यता के जनक थे। तो आप इस हिसाब से जान सकते हैं कि कौन सी संस्कृति की देन किसने बताई है। इस तरह से
एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता की तिथि। तो सिंधु सभ्यता की जो तिथि है तो वहाँ की जो लिखी हुई चीज़ें हैं, लिपि हैं, वो पढ़ी तो गई नहीं है, तो कोई डायरेक्ट तो एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता कि वहाँ की सिंधु सभ्यता जो है उसकी उस समय का काल था, ऐसा कुछ पता नहीं है। लेकिन वहाँ की जो चीज़ें मिली हैं उनके आधार पर, उपलब्ध जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर इन्होंने इसमें इसका जो समय है वो निर्धारित किया है। लेकिन इसके समय में भी इनमें मतभेद है, लेकिन फिर भी जो माना जाता समय है वो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, ये माना जाता है ज़्यादातर इतिहासकारों के द्वारा। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। लिखित साक्ष्यों के अभाव, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, इसके अभाव में यह जानना कठिन हो सकता है कि उस समय का जीवन काल कैसा रहा हो। लेकिन वहाँ की जो चीज़ें मिली हैं, विशेषकर खान पान, वेशभूषा, आभूषण, प्रसाधन सामग्री आदि से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो उसके आधार पर ही हम देखते हैं कि वहाँ का जो सामाजिक जीवन है वह किस तरह का था। वह समाज संगठन में बटा हुआ था। तो समाज में वर्ण के आधार पर विभाजित, समाज जो है वर्ग के आधार पर विभाजित था, ना कि वर्ण के आधार पर। तो वहाँ 4 भागों में विभाजित था वो समाज। विद्वानों में आते थे ज्योतिषी, वैद्य, पुरोहित। दूसरे थे योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों में अधिकारी आते थे। तीसरा था व्यवसायी, तीसरे व्यवसाय में उद्योगपति और व्यापारी। और चौथे थे श्रमजीवी, जिसमें किसान, मछुए और मजदूरी करने वाले लोगों को रखा गया था। तो इसके 4 आधार थे, पहले में विद्वान, फिर दूसरे में योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी, और तीसरे में व्यवसायी, चौथे में श्रमजीवी। इनका जो समाज था वह मातृ प्रधान था, जिसमें मातृ प्रधान समाज वो होता है जिसमें घर की मुखिया माता होती है, और पितृ प्रधान वो है जिसमें पिता या फिर जो मनुष्य होता है वह उसमें मुखिया होता है। तो इनका भोजन कैसा था वो हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य आहार गेहूँ, जौ, चावल थे। लेकिन इनका जो मुख्य आहार है, जब वो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में मुख्य आहार क्या था, तो वह गेहूँ ही था। यह गेहूँ की फसल भी किया करते थे। तो इनके वेशभूषा और आभूषण किस तरह के थे, तो वेशभूषा आप देख सकते हैं इस फोटो में। इस तरह के कपड़े ये पहनते थे, ऊपर से एक हाथ को खुला रख के, एक हाथ को ढक के। ये वहाँ से मिली हुई मूर्ति है, इसी के आधार पर इनका वेशभूषा और आभूषण के बारे में पता लगाया। तो सिंधु सभ्यता के आभूषण आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि आजकल के ज्वेलरी से भी एकदम बेस्ट तरीके से बनी हुई है। ये मोती, मनकों, पीतल, सोना, चांदी, इन चीज़ों से बनी हुई है, और आप देख सकते हैं यह कितनी सुंदर लग रही है। तो सिंधु सभ्यता के जो निवासी हैं वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही ज्वेलरीज को पहनने का शौक रखते थे, जिसमें वे अंगूठी, कड़े, कंगन, कंठहार, गले के लिए कुंडल, आभूषण दोनों ही पहनते थे। और प्रसाधन सामग्री की बात करें तो इस समय की औरतें, आज से सोचो 2500 से 1500 ईसा पूर्व, और अब का लगा के कितने हजार साल पहले की औरतें भी लिपस्टिक का प्रयोग किया करती थी उस समय में। आगे देखते हैं आमोद प्रमोद के साधन। जो मनोरंजन के साधन हैं, निवासियों में आमोद प्रमोद के प्रमुख साधनों में शिकार खेलना, नाचना, गाना बजाना, मुर्गों की लड़ाई देखना, जुआ खेलने में भी मनोरंजन प्रमुख साधनों में से एक था उस समय में। अब हम आगे देखते हैं औषधियाँ। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि सिंधु सभ्यता निवासी विभिन्न औषधियों से वो परिचित थे। हिरण, बारहसिंगे के सींग, नीम की पत्तियों, शिलाजीत औषधियों की तरह यह प्रयोग में लाते थे। गृहस्थ के उपकरण, सिंधु सभ्यता में वे लोग गृहस्थ के उपकरणों को भी बनाते थे, जैसे घड़े, कलेश, थाली, गिलास, कलश, थाली, गिलास, चम्मच, कुल्हड़। कभी कभी सोने, चांदी और तांबे के बर्तनों का भी वह प्रयोग किया करते थे। अब हम देखेंगे उनके आर्थिक जीवन को। सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ मानी जाती है, और उनकी जो आर्थिक मतलब उनकी सबसे प्रमुख साधन जो माना जाता है आर्थिक स्थिति का अच्छा होने का, उसे कृषि ही प्रमुख साधन माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनकी आर्थिक स्थिति के जीवन निर्वाह के जो तथ्य हैं उन्हें। कृषि, सिंधु सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये है कृषि, जो कि गेहूँ, जौ, कपास, मटर आदि की कृषि किया करते थे। अनाज को रखने के लिए वह विशाल अन्न भंडार बनाते थे, जो कि हमें मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं, विशाल अन्नागार या फिर विशाल अन्न भंडार। पशुपालन, कृषि के अतिरिक्त सिंध के निवासी पशुओं को भी पालते थे, वह पशुपालन भी करते थे। तो वे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरा, कुत्ता,
आदि पालते थे। ऊँट के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पशु से वह अपरिचित थे या कौन से पशु को वह नहीं जानते थे, वो है अश्व। घोड़े से यह अपरिचित नहीं थे, ये जानते ही नहीं थे कि घोड़ा क्या होता है। तो कपड़े बुनना, अगला इनका आर्थिक कार्य देखते हैं। कपड़े बुनना, सिंधु निवासी विश्व के सूत कातने और कपड़े बुनने में प्रथम लोग थे। आगे है उद्योग एवं अन्य व्यवसाय। सिंधु निवासी शिल्पकला में अत्यंत दक्ष थे। वे असंख्य बर्तन खुदाई से प्राप्त हुए हैं। सुंदर एवं आकर्षक बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता में धातुओं के भी सुंदर आभूषण बनाए जाते थे। तो धातुओं के अतिरिक्त सीप, शंख, हाथी दांत के भी आभूषण वहाँ बनाए जाते थे। आगे बात करते हैं इनके व्यापार की। तो दोनों विदेशों से संपर्क थल एवं जल दोनों ही मार्गों से होता था। थल पर बैलगाड़ियों एवं जल में जहाज़ों का प्रयोग ये करते थे। ये अन्य जो विश्व की सभ्यताएं हैं उनसे भी इनके संबंध थे। सुमेर की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ऐसे विचार पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो पिगट का विचार है, केवल शासकीय नियंत्रण से इतनी समरूपता नहीं आ सकती। शासकीय नियंत्रण के अतिरिक्त वाणिज्य संहिता एवं वस्तुओं के मानकीकरण की कोई व्यवस्था भी उस समय अवश्य विद्यमान रही होगी। आगे देखते हैं इनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो सिंधु जो सभ्यता है उसके मनुष्यों का सांस्कृतिक जीवन कैसा था। तो सांस्कृतिक जीवन में आते हैं धार्मिक जीवन, दूसरा कला। तो सबसे पहले देखते हैं धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में यह किस तरह से अपने धार्मिक जीवन को व्यतीत करते थे। तो सबसे ज़्यादा इन्हें पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि यह मातृ देवी की उपासना करते थे धार्मिक जीवन में, और यह प्रकृति प्रेमी थे। यह प्रकृति की पूजा भी किया करते थे। तो सबसे पहले मातृ देवी की पूजा, सिंधु निवासी मातृ देवी की पूजा करते थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ खुदाई से मिली हैं। यह मातृ देवी को माता, अम्बा, काली या फिर कराली के नाम से जाना जाता था। ये उन्हें इस नाम से पुकारते थे। आगे देखते हैं शिव पूजा। ये शिव पूजा भी आप पहले इसे देख लें। इनकी ये मातृ देवी की फ़ोटो है। जो सिंधु निवासी इन्हें मातृ देवी की पूजा किया करते थे, इसीलिए आगे हम देखते हैं ये कौन कौन सी और पूजा किया करते थे, कौन कौन से धर्म की चीज़ों को यह मानते थे। तो शिव पूजा भी करते थे ये। इस मूर्ति के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में अनेक लिंग मिलना भी इस बात की पुष्टि है कि निवासियों के एक प्रमुख देवता भी थे। इनके समय में योनि पूजा भी की जाती थी, पशु पूजा भी की जाती थी, सूर्य पूजा भी की जाती थी, और वृक्ष पूजा, जैसे कि आप सूर्य पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, ये प्रकृति की पूजा भी करते थे। नदियों की पूजा, अन्य प्रथाएं। पूजा करते समय गाने बजाने के भी संकेत मिले हैं इनके समय में। और मृतक संस्कार, इनके समाज में मृतक संस्कार जो होता था वह सिंधु निवासियों में धार्मिक विश्वासों के आधार पर मृतक संस्कार 3 प्रकार का था। तो मृतक संस्कार 3 प्रकारों से होता था। पहला है पूर्ण समाधि। तो पूर्ण समाधि में ये क्या करते थे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो मृतक को वस्तुओं के साथ भूमि में गाड़ दिया करते थे और समाधि बना दिया करते थे। आंशिक समाधि थी। आंशिक समाधि में जब कोई मर जाता तो मृतक को पशु पक्षियों को खाने के लिए उसे खुले में छोड़ देते थे। मरने के बाद उसके शरीर को पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते थे। और तीसरा है दाह कर्म। सबको जलाकर और उसकी राख जो है अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ देते थे। इनके ये दाह संस्कार के 3 प्रकार थे। अब हम बात करेंगे इनकी विज्ञान एवं तकनीकी की। तो इनके ज़माने में जिन तकनीकों की, जिन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उसके अनुसार इन्होंने भवनों का निर्माण किया, मूर्तियों का निर्माण किया, स्थापत्य कला का निर्माण किया। तो उसको हम इसमें जानेंगे। तो देखते हैं भवन निर्माण कला। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में उत्खनन से प्राप्त हुआ है कि सिंधु निवासी भवन निर्माण में दक्ष थे। विशाल अन्नागार, मकान, सुनियोजित नगर, एकदम प्लान्ड नगर, वो हमें सिंधु सभ्यता की खोज में प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मूर्ति कला। तो सिंधु निवासियों मूर्ति बनाने में बहुत कुशल थे। हमने देखा है कि मातृ देवी की मूर्ति और उस समय की अन्य कई मूर्तियाँ वो एक बढ़िया सुव्यवस्थित ढंग से बनाया करते थे। तीसरा है धातु कला। धातु की मूर्तियों के अतिरिक्त अत्यंत सुंदर आभूषणों का निर्माण करते थे। धातुओं से आभूषण सोने, चांदी, तांबे आदि के होते थे। तो चौथा है चित्रकला।
सिंधु सभ्यता के निवासियों को चित्रकला का भी ज्ञान था, जो कि वह बर्तन बनाते थे उसमें उस पर वह चित्रों को उकेरते थे। पांचवा है संगीत एवं नृत्य कला। सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रदेश में उत्खनन से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वे लोग संगीत और नृत्य कला में भी निपुण थे। ताम्रपत्र निर्माण कला। सिंधु सभ्यता अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो आकार में वर्गाकार, इनके एक ओर मनुष्य पशुओं की आकृति अंकित है, दूसरी ओर लेख। फिर है मोहर निर्माण कला, वह मोहरों का भी निर्माण करते थे। यहाँ से लगभग 550 मोहरें प्राप्त हुई हैं जो मिट्टी एवं विविध प्रकार के पत्थरों से निर्मित हुई हैं। तो हम आपको इनकी फ़ोटो दिखाते हैं। तो देखिए, पहले तो आप इनकी नगर निर्माण जो कला है आप इसे देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता में एक प्री प्लान प्लान करके विनियोजित नगर योजना बनाई जाती थी। तो जो ये है एक मेन रोड, इनके जो घर थे वह एक दूसरे को जो मेन रोड थे वह एक दूसरे को चौराहे पर काटते थे, लेकिन इनके जो घर बने हुए थे ये इस तरह से, इन घरों का जो गेट होते थे वह देखो यहाँ गलियों में खुले हुए हैं, ये गलियों में खुलते थे, छोटी छोटी गलियों में, ना कि ये मेन रोड पर इनके गेट खुला करते थे। और इनके समय की जो नालियाँ होती थीं वह पत्थर से ढकी हुई होती थीं और साफ़ और सुरक्षित सड़कें होती थीं, और इनके घरों में कुएँ होते थे और सभी के घर में शौचालय भी होते थे। उस समय ये इसी कारण से एक नगरीय व्यवस्था कहा जाता है, यह एक ग्रामीण व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं इनके मृदभांडों को या फिर बर्तनों को, ये किस तरह से बनाए हुए हैं और इन पर ये चित्रकारी भी की गई है, एकदम पॉलिशदार, एकदम चमकीले और सुव्यवस्थित ढंग से बने हुए इनके बर्तन हैं या मृदभांड हैं। आगे देखते हैं राजनीतिक स्वरूप। सिंधु सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे और वह सभी मिलकर रहते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे आपस में। तो आगे हम देखते हैं नगर योजना। तो नगर योजना को हमने उस फोटो में समझ लिया है और एवं वास्तुकला को भी देख लिया है हमने फोटो में। तो अब हम देखते हैं इसे और पढ़ के देख लेते हैं। नगर योजना सिंधु सभ्यता की प्रमुख अत्यंत सुनियोजित नगरों का निर्माण करना, ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। मोहनजोदाड़ो के खंडरों को देखने वाले व्यक्ति प्राचीन नगरों के आयोजन की कारीगरी एवं सफाई के प्रबंधन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो मैके ने कहा है, उन अवशेषों को देखकर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वे लंकाशायर, इंग्लैंड का एक प्रांत है लंकाशायर, के किसी आधुनिक नगर के अवशेष हैं। तो मैके ने ये विचार व्यक्त किया है। ऐसे विचार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें इनको। केवल एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें सड़क को पक्का करने का प्रयत्न किया गया था। बाकी सड़कें पक्की हुआ करती थीं और प्रत्येक गली में ढकी हुई नाली होती थी जो सड़क की नाली से मिलती थी, आप इसे देख सकते हैं। और पक्की नालियों को बनाने में पत्थर, ईंटों, चूने का प्रयोग किया जाता था। अब हम बात करें भवन निर्माण की। नगर निर्माण के समान सिंधु सभ्यता निवासी भवन निर्माण कला में भी दक्ष थे। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो आदि से प्राप्त भग्नावशेषों से प्राप्त हुई है। मकानों में सुख सुविधापूर्ण व्यवस्था होती थी, जैसे कि आजकल शहरों में पाई जाती हैं। उस समय भी उसी समय रसोई भी होती थी, कुएँ भी होते थे, कुएँ से पानी निकालने के लिए वहाँ पे शौचालय का भी होना, घर में ही होता था सब कुछ। तो भवन निर्माण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो उनके जो भवन थे वह 3 प्रकार के बनते थे, जैसे साधारण भवन। साधारण लोगों के रहने के मकान का निर्माण सड़क के दोनों ओर किया जाता था। इन मकानों का आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा होता था। कुछ मकान कच्चे और कुछ पक्के बनाए जाते थे। हवा व प्रकाश का मकानों को बनाते समय पूर्ण ध्यान रखा जाता था। और मुख्य सड़क की ओर दरवाजे व खिड़कियां न होने के कारण धूल को मकान में आने से रोका जाता था। तो उनके मुख्य सड़क पर दरवाजे या खिड़कियां नहीं होते थे, जो कि अंदर गलियों में होते थे। हमने आपको पहले बता दिया है। मोहनजोदाड़ो में कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं, किंतु हड़प्पा में एक भी कुआं नहीं मिला है। तो आपसे पूछा जाए कि एक कुआं कहाँ नहीं मिले हैं, तो वो हड़प्पा में नहीं मिले हैं, मोहनजोदाड़ो के घरों में पाए गए हैं। तो दूसरा पहले है साधारण भवन, दूसरे हैं सार्वजनिक भवन, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। दूसरे हैं सार्वजनिक एवं राजकीय भवन, जो कि सरकारी होते हैं सार्वजनिक। सिंधु सभ्यता संबंधी प्रदेशों में उत्खनन के परिणाम स्वरूप यह तथ्य प्रकाश में आया है कि साधारण भवनों के अतिरिक्त यहाँ पर राजकीय एवं सार्वजनिक भवन भी थे। मोहनजोदाड़ो में एक घड़ी थी जिसका निर्माण कृत्रिम पहाड़ी पर किया गया था।
नदी की बाढ़ से रक्षा करने के लिए इसके चारों ओर एक ऊंचा बांध था जिसमें अनेक मीनारें थीं। घड़ी के अंदर ऊंचे चबूतरे व सुंदर भवनों का निर्माण किया गया था। फिर है इसमें तीसरा प्रकार अन्न भंडार गृह। तो अन्न को भरने के लिए जो भवन बनाए जाते थे उन्हें अन्न भंडार गृह या फिर अन्नागार भी कहा जाता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो कुछ अन्य विशाल भवन मिले हैं। आगे हम देखते हैं सार्वजनिक विशाल स्नानागार। तो आप इसे फोटो में देख सकते हैं, ये है सार्वजनिक विशाल स्नानागार। तो ये जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और इसका प्रयोग तब किया जाता था जब कभी धार्मिक आयोजन होता था कोई बड़ा, तो सभी लोग मिलकर इसमें स्नान किया करते थे। तो इसकी जो बनावट थी देखो, ये इस तरह से बना हुआ था और दोनों तरफ से इसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे, तो वहाँ पर व्यक्ति रह सकते थे और अपने वस्त्रों को चेंज करते थे। ऐसा सब कुछ वहाँ पर व्यवस्था उस समय बनी हुई थी। तो आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के विदेशों से संबंध। उदाहरणार्थ कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के विदेशों की सभ्यताओं से संबंध भी थे, क्योंकि इनमें सभ्यताओं में थोड़ा बहुत जो समानता है वह पाई गई है। इसलिए कहा जाता है कि इनसे संबंध थे और यह इनसे व्यापार भी किया करते थे। तो सिंधु सभ्यता का विनाश एवं अंत कैसे हुआ वो हम इसमें जानेंगे। तो 1500 ईसा पूर्व लगभग ऐसा हुआ था जब सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। तो किसी को परफेक्ट तो नहीं पता है कि इसका विनाश किस वजह से हुआ और कैसे हुआ, लेकिन इतिहासकार अपने अनुमान बताते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है उस हिसाब से। तो कुछ का कहना है कि जल प्लावन से सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। तो सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण जल प्लावन मानते हैं। इनका कहना है कि रावी एवं सिंधु नदी की प्रवाह की दिशा में परिवर्तन होने से अथवा बाढ़ आने से ऐसा हुआ। तो इनका कहना है कि जहाँ सिंधु सभ्यता बसी हुई है, ये जो नदियाँ हैं या तो इनका प्रवाह की जो दिशा है वो इधर ना आने से इधर चली गई तो ये सभ्यता खत्म हो गई, या फिर इनमें बाढ़ आ गई तो ये पूरा एरिया इन्होंने घेर लिया और इसमें इस सभ्यता का अंत हो गया। आगे देखते हैं, कुछ का कहना है कि भूकंप आने से इस सभ्यता का अंत हुआ। कुछ कहते हैं संक्रामक रोग फैल गया, जैसे कि संक्रामक रोग एक दूसरे को छुआछूत होने से रोगों से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और इस तरह से ये सभ्यता खत्म हो गई। तो और चौथा है राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। तो कुछ कहते हैं कि इनका आर्थिक विघटन हुआ क्योंकि सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में सिंधु सभ्यता का विदेशों से व्यापार कम हो गया था, तो इनका आर्थिक लॉस हुआ इन्हें। और कुछ का कहना है कि राजनीतिक उथल पुथल के कारण इन सभ्यता का अंत हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे कहते हैं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन को मानने वाले हैं अमलानंद घोष। ये मानते हैं कि इस सभ्यता का जलवायु में परिवर्तन होना ही इसका अंत माना जाता है। तो बाह्य आक्रमण भी मानते हैं कुछ का कहना है कि यहाँ कुछ बाह्य विदेशी आक्रमण जो हुए तो उन्होंने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो आप इसमें देख सकते हैं, इस सभ्यता की मोहरों को देख सकते हैं इस फोटो में। इस समय में किस तरह की मोहरें होती थीं, जिन पर बैल छपे हुए होते थे, यूनिकॉर्न छपा हुआ होता था, इनकी मातृ देवी छपी हुई होती थी और इनकी लिपि भी लिखी हुई होती थी। अब हम देखते हैं, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि द्रविड़ों जो कि सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधि थे, लेकिन यह सब नहीं मानते हैं, यह विवादास्पद है कि द्रविड़ जो हैं इसके प्रतिनिधि थे। एवं आर्यों, कुछ लोग आर्यों को मानते हैं तो कुछ द्रविड़ों को, जो भारतीय हैं द्रविड़, उनको मानते हैं कि ये सभ्यता के प्रतिनिधि थे। एवं आर्यों में महान सांस्कृतिक समन्वय एवं संयोग हुआ। इस समन्वय एवं संयोग से भारतीय जातियों तथा मूल भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों के तत्व विद्यमान हैं। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के बाद आने वाली वैदिक सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता कहो या फिर आर्य सभ्यता कहो, उसमें क्या अंतर था। तो सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता थी, या फिर इसे कह सकते हैं ये सिटी की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह लगभग 5000 साल पुरानी है और यह लगभग 3000 साल पुरानी है। तो सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के थे और वैदिक सभ्यता के लोग गोरे रंग के थे। यह गणतंत्रात्मक शासन पद्धति की थी सिंधु सभ्यता।
सिंधु सभ्यता में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति होती है, जिसमें कि कोई जो मुखिया होता है किसी देश का या किसी राज्य का, जो मुखिया होता है वह, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई एक परिवार है उसी में से हमेशा बनता रहे। ये गणतंत्रात्मक थी, जो कि लोगों द्वारा चुना जाता था। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति में इस तरह लोगों द्वारा, जनता द्वारा चुना जाता है जो मुखिया होता है। और इसमें वैदिक सभ्यता जो है, इसमें राजतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। इसमें राजा का बेटा राजा, इसी तरह से वो बनते थे। इसमें जो कि लोहे को नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ना तो लोहे को जानते थे, ना ही घोड़े को जानते थे, जबकि ये लोग लोहे से और घोड़ों से अपरिचित नहीं थे। ये इन्हें जानते थे और इन्हें अपने प्रयोग में भी लाते थे। तो सिंधु सभ्यता है, इसके विदेशों से संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, लेकिन इसके संबंध नहीं थे। तो लेखन कला का ज्ञान था इन्हें लेखन कला का ज्ञान नहीं था वैदिक सभ्यता में। तो इनका प्रमुख पशु है वो सांड था, और इनके प्रमुख पशु गाय थी। तो दोनों सभ्यता में अंतर देख सकते हैं। हर दृष्टि से सिंधु सभ्यता इससे बेटर है, लेकिन दुर्भाग्यवश सिंधु सभ्यता की जो लिपियां हैं उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसके बारे में ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पता नहीं है कि और यह कितनी विशाल थी, कितनी प्राचीन थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे पहले हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे थे, तो चलिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा में सभ्यता का पता लगाया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो पहला आंसर, इसका आंसर है राय बहादुर साहनी। दूसरा है, मोहनजोदारो में सभ्यता का पता किसने लगाया? तो मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला। चौथा है, मृतकों का टीला शाब्दिक अर्थ है। मृतकों का टीला का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था, यह एक नगरीय सभ्यता थी। छठा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कृषि प्रधान सभ्यता थी। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे? तो आपने पढ़ा है, आप इसे बता सकते हैं। तो वह अश्व से अपरिचित थे, अश्व में घोड़ा से अपरिचित थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के लोग थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। सिंधु सभ्यता के लोग अपरिचित थे। तो वह किस चीज़ से अपरिचित थे? चावल, फल, गेहूँ ये सब जानते थे। वह चीनी से अपरिचित थे। तो आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? ऐसा कौन सा हथियार था जिसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे? तो वह धनुष का प्रयोग किया करते थे, कुल्हाड़ी, भाला इन सब का प्रयोग किया करते थे, लेकिन वह तलवार से अपरिचित थे। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता स्थित है। तो देशों में बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता भारत की है, लेकिन वह आज पाकिस्तान में स्थित है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पहले हिस्सा था जो कि अलग हो गया जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो में पाया गया। आगे है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? तो राज्यों में पूछी जाए तो हड़प्पा सभ्यता पंजाब में स्थित है, जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता शासकीय कार्यों हेतु मिट्टी की मोहरा का प्रयोग करती थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी सभ्यता थी जिसमें मोहरों या फिर जो उनके सिक्के थे वह मिट्टी के भी होते थे और वह धातुओं के भी होते थे, तो कौन सी सभ्यता थी? तो आपसे पूछा जाए तो यह है सैंधव सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन कुछ भी, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तो इसका आंसर वही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।